नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान के लोक देवता। क्या है? राजस्थान के लोक देवता, जिसमें हमने गोगा जी का अध्ययन कर लिया था। 1 नंबर टॉपिक हमने क्या पढ़ लिया था? गोगा जी को अध्ययन पहले हमें कर चुके हैं। इसके बाद 2 नंबर टॉपिक है वो आता है हमारा पाबू जी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है? पाबू जी। अब पाबू जी का जन्म है वो कब हुआ? पाबू जी का जन्म हुआ था 1239 कोल्लू फलोदी में। कब हुआ था? 1239 ईस्वी में फलोदी में। इसके पिता का, पाबू जी के पिता का नाम था धांधल जी राठौड़। क्या था? धांधल जी राठौड़। उसके पिता का नाम धांधल जी राठौड़ था। लेकिन एक प्रचलित मान्यता है। क्या है? प्रचलित मान्यता। क्या है? प्रचलित मान्यता। उस प्रचलित मान्यता के अनुसार, या फिर हम ये कहें कि मुहणोत नैणसी व महाकवि मोड जी आशिया के अनुसार जो पाबू जी हैं उसका जन्म माना जाता है खारी खाबड़ के जूना ग्राम में अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न माना जाता है। अब पाबू जी के उपनाम क्या क्या हैं? एक तो है लक्ष्मण के अवतार। उपनाम लक्ष्मण के अवतार, ऊंटों के देवता, गोरक्षक देवता। प्रतीक चिन्ह है वो क्या है इसका? भाला लिए अश्वरोही। यानी इसका प्रतीक चिन्ह है वो है भाला लिए अश्वरोही। अब एक इसकी घोड़ी आती है, उस घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। क्या था? केसर कालमी। ये घोड़ी केसर कालमी किसकी थी? ये थी देवल चारण की। किसकी थी? देवल चारणी। इस देवल चारणी की ये घोड़ी थी केसर कालमी। और इस घोड़ी को लेकर के कौन जाता है? पाबू जी। कब जाते हैं? अपने विवाह में। कब है? अपने विवाह में। और विवाह किसके साथ हो रहा होता है? इसकी पत्नी थी सोडी। क्या थी? सोडी। और ये सोडी किसकी पुत्री थी? ये थी सूरजमल सोडा की। सोडी की पुत्री थी। इससे इसका विवाह हो रहा होता है और वो घोड़ी लेकर के पाबू जी गया हुआ होता है। तभी देवल चारण की गायों पर, किस पर है? देवल चारणी की गायों पर आक्रमण करता है। कौन करता है? जिंदराव आक्रमण करता है। कौन? जिंदराव खींची। ये जिंदराव खींची है वो कौन है? ये है नागौर जायल का शासक है। क्या है?
शासक है। और ये जिंदराव खिलची है वो किसके बहनोई हैं? ये हैं पाबू जी के बहनोई। क्या हैं? पाबू जी के बहनोई। ये पाबू जी की बहनोई हैं। और ये पाबू जी के प्रति इसका क्या था? इसका पाबू जी के प्रति था प्रतिरोधी था, वो उसका विरोधी था उसका, इसलिए वो उसके पीछे से उसकी गायों पर आक्रमण करता है। और पाबू जी जब 3 फेरे लेने के बाद 3 फेरे लेने के बाद जब उसे पता चलता है तो पाबू जी बीच में ही जिंदराव खिलची से युद्ध करने के लिए कहाँ पहुँच जाता है? जिंदराव खिलची से युद्ध करने के लिए वो देचू गांव जोधपुर में पहुंच जाता है। और जिंदराव खिलची से युद्ध करते हुए, अपने बहनोई से युद्ध करते हुए 1276 में वीर गति को प्राप्त होता है। यानी ये थी इसके यानी इसके बहनोई का नाम क्या था? पाबू जी के बहनोई का नाम था जिंदराव खिलची। वो नागौर के जायल का क्या था? शासक था। और उसने आक्रमण कहाँ किया था? उसने आक्रमण किया था देवल चारणी की गायों पर। यानी उसकी गायों को चुरा करके वो ले जाता है। और तब वो उसको लेकर जाता है, तब देवल चारणी हैं वो किसी प्रकार से पाबू जी को संदेश पहुंचाती हैं कि तुम्हारा बहनोई है वो हमारी गायों को लेकर के चला गया है। तब बाबू जी है वो फेरों पर बैठे हुए होते हैं और उसके 3 फेरे पूर्ण हो चुके होते हैं। तो वो 3 फेरे लेने के बाद वहाँ से उठ खड़ा होता है और युद्ध करने के लिए सीधे कहाँ पहुँच जाता है? देचू गांव में जिंदराव खिलची का पीछा करते हुए वहाँ तक उसके पास पहुँच जाता है। और 1276 को वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। ये थी इसकी कहानी। अब इसका एक वाद्य यंत्र है, सबसे प्राचीन या सबसे वाद्य यंत्र इसका है, वो क्या है? वाद्य यंत्र रावण हत्था, जिसका प्रयोग किया जाता है पड़ में। किसमें? पड़ या फड़ कह दो, पड़ या फड़ का वाचन है वो किया जाता है, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका वाचन करने वाले लोग होते हैं वो क्या होते हैं? नायक या थोरी। इसके अनुयायी होते हैं नायक या थोरी। और सबसे जो प्रिय फड़ होती है वो किसकी होती है? सबसे प्रिय फड़ है वो किसकी होती है? वो है पाबू जी की। किसकी है? पाबू जी की। और पाबू जी को ऊँटों का देवता भी कहा जाता है। ऊँटों का देवता, यानी राजस्थान में ऊँटों को प्रथम प्रवेश करवाने वाला व्यक्ति भी था। वो कौन था? पाबू जी ही था।